गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 12 अध्याय 6 जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अभी अध्याय 5 में हमने देखा था कैसे कांग्रेस प्रणाली का क्षय हुआ और कैसे कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई। दोनों स्थितियों को देखते हुए हम आगे चले, लेकिन अब जो एक नई समस्या या नई स्थितियां उत्पन्न हुई थी वो थी लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अचानक 1975 में एक आपातकाल रूपी संकट आया जो कि बड़ी व्यापक स्तर पर था। उसको देखने से पहले उन स्थितियों को समझ लेते हैं जिन स्थितियों के कारण ये संकट आया। चलिए, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि किन्हीं भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपका ये जो सब्सक्राइब रूबी प्रोत्साहन जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक हम आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जब लगेगा कि लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तभी इसको पढ़ाने में भी आनंद आएगा और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संकट उत्पन्न हुआ वो संकट कहां से प्रारंभ होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट देख लीजिए वहीं से प्रारंभ होता है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दो देश अस्तित्व में आते हैं। लेकिन ये तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन नेगेटिव स्थितियां क्या हुई वो भी समझ लीजिए। लगभग 80 लाख 1971 में 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। बांग्लादेश के लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए तो उन शरणार्थियों का बोझ भारत को सहन करना पड़ा। दूसरा, युद्ध की परिस्थिति में, युद्ध की स्थितियों में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक परिस्थितियां आ जाती हैं। उन आर्थिक समस्याओं को भी भारत ने झेला। उसी समय मानसून भी असफल हो गया और सूखे की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ऐसी सूखे की स्थिति और मानसून की असफलता के कारण देश में व्यापक स्तर पर खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। भूखमरी और बेरोजगारी अत्यंत बढ़ गई। ऐसी स्थितियों में तेल के दाम अचानक बढ़ गए। तेल यानी कि पेट्रोलियम के दाम अचानक बढ़ गए। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो कम होने लगा और महंगाई अचानक बढ़नी शुरू हो गई। देख लीजिए 1974 में महंगाई केवल एक वर्ष में 1974 में केवल एक वर्ष में महंगाई 23% तक बढ़ गई और 1975 में यही महंगाई 30% तक बढ़ गई। ऐसी स्थितियों में मानसून की असफलता और खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो 8% तक कम हो गया। कितना? 8% तक कम हो गया। जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही थी, 80 लाख शरणार्थी भी आ गए और हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें भी गिरावट आई और वो 8% तक कम हो गया। तो इन सारी परिस्थितियों में भारत के सामने लोगों में भूखमरी की स्थिति पैदा होने लगी। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी कि लोग सुबह खाएं कि शाम को खाएं,
किन स्थितियों में रहें। ऐसी स्थिति में एक बार तो शास्त्री जी ने व्रत रखने के भी सुझाव दे दिए थे कि भारतवासियों को एक टाइम व्रत करना चाहिए, सप्ताह में एक टाइम व्रत करना चाहिए। ऐसा भी सुझाव शासकों की ओर से आ गया था। इन सारी स्थितियों में जनता लगातार परेशान हो रही थी। 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और लोगों को लगा कि अब गरीबी हट जाएगी, लेकिन गरीबी और बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई पूरी तरीके से बढ़ रही थी। इन सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं लोगों का मोह कांग्रेस से धीमे धीमे भंग होने लगा। वहां जहां इंदिरा जी को देवी दुर्गा के रूप में स्वीकार किया गया था, 1972 में 1974-75 तक आते आते ऐसी स्थितियां आ गई कि लोग कहीं ना कहीं परेशान होने लगे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंदोलन, हड़ताल और इन सारी चीजों के लिए बेबस हो गए। सबसे पहले इसमें आता है गुजरात का उदाहरण। गुजरात में लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने खाद्यान्न तेल के लिए, केवल खाद्यान्न तेल के लिए, सोचिए आप, केवल खाद्यान्न तेल प्राप्त हो जाए उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, हड़ताल शुरू कर दी। ऐसी स्थिति में गुजरात सरकार परेशान हो गई और गुजरात सरकार परेशान हो गई और लोगों ने, विपक्षियों ने दबाव बनाना शुरू किया कि पुनः चुनाव कराए जाएं। ऐसी स्थिति में गुजरात में आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगने के पश्चात वहां पर चुनाव कराए गए। चुनाव कराने में कांग्रेस बुरी तरीके से वहां पर हार गई। ऐसी स्थितियां बनी कि गुजरात में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। ऐसी ही स्थितियां बिहार में उत्पन्न हो रही थी। एक दूसरा छोर बिहार में भी यही सारी समस्याएं थीं। बढ़ती कीमतें, खाद्यान्न का अभाव, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, जिस आंदोलन को दिशा देने के लिए उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया। जयप्रकाश नारायण जी उस समय तक, मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण जी जब 1971 में बुरी तरीके से असफल हुए तो वो राजनीति छोड़कर सन्यास की तरफ चले गए, समाज सेवा की तरफ चले गए। सन्यास और समाज सेवा की तरफ जाने के पश्चात उन्होंने, जब इन छात्रों ने आह्वान किया, बिहार के छात्रों ने आह्वान किया, तब जेपी को आना पड़ा और जेपी ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने और इस आंदोलन को विस्तार देने के लिए हामी भरी स्वीकार किया कि आइए हम आते हैं। लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त कि ये जो आंदोलन है ये केवल छात्र आंदोलन नहीं रहेगा, ये छात्र आंदोलन से बढ़कर एक बड़ा आंदोलन बनेगा, एक दिशा निर्देशक बनेगा और सरकार को हटाने के लिए, सरकार में व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति। उन्होंने कहा कि सच्चे लोकतंत्र को लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सच्चा लोकतंत्र हमें प्राप्त नहीं होगा। आज जो हमें राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त है वो राजनीतिक लोकतंत्र जब तक उचित दिशा में नहीं जाएगा, जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हमें प्राप्त नहीं होता है। तब जाकर जेपी ने इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया।
राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनने लगी। संपूर्ण क्रांति और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोकतंत्र, चूंकि लोगों के मनों में वो भरा हुआ था, उन्हें पता था कि लोकतंत्र क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र उनको प्राप्त हो ही चुका था। अब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए वो लड़ने के लिए जेपी के साथ आ गए। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी पार्टियों ने, लगभग सारी विरोधी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस को ने भी इसका समर्थन किया और ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनता जा रहा था। इसी दौरान छात्रों से आह्वान किया गया, सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया गया कि ऐसी सरकार जो गलत आदेश देती है उसका आदेश मानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस दौरान नौकरियां छोड़ दी, अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी और इस आंदोलन में आ गए। और इस आंदोलन में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन तब हुआ जब भारतीय रेलवे ने हड़ताल कर दी। भारतीय रेलवे के हड़ताल के साथ ही ये आंदोलन अपने उग्र रूप में आ गया, अपने चरम पर आ गया। उग्र का मतलब हिंसक नहीं, अपने चरम पर आ गया। ये चरम पर आने वाला ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका विस्तार हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। पहले समझ लेते हैं नक्सलवाड़ी आंदोलन। आजकल आपको ये पता होगा कि भारत के बहुत सारे राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं। क्या है ये नक्सलवाड़ी आंदोलन और ये किन परिस्थितियों में चला और क्या इसकी स्थितियां थी, इसको देख लेते हैं। 1967 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है, उसके नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के काडर के लोगों ने और अन्य लोगों ने मिलकर एक सशस्त्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति या क्रांति के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए एक आंदोलन छेड़ दिया। ये आंदोलन धीमे धीमे बढ़ा और इसमें सीधा सा एक इसकी फिलॉसफी थी कि जिसके पास संपत्ति है उसने संपत्ति चोरी की है। उसने क्या किया है? संपत्ति चोरी की है। मजदूरों को उचित उनका हक नहीं दिया गया, इसलिए मजदूरों के पास पैसा नहीं है। नहीं तो प्रकृति ने सारी चीजें सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई थी, लेकिन जो लोग तेज थे उन लोगों ने इस संपत्ति की चोरी करके कहीं ना कहीं मजदूरों को इससे दूर रखा है। तो अब बलपूर्वक इन लोगों की संपत्ति छीनकर मजदूरों में बांटी जाएगी, यानी कि मार्क्सवाद। आप समझ रहे हैं ना? मार्क्सवाद भी तो यही कहता है कि जो संपत्ति है वो संपत्ति व्यक्तिगत हाथ से हटाकर राज्य के हाथ में दे देनी चाहिए, वो सबके लिए हो जानी चाहिए। यही स्थिति इन्होंने प्रारंभ की। तो मार्क्सवादी कैडर के साथ ये आंदोलन बढ़ता चला गया और ये संपूर्ण क्रांति, या कह लीजिए कि गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से, गुरिल्ला युद्ध आप समझ रहे हैं, छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध, छुपकर वार करने वाली नीति का ये युद्ध होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। तो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध ये वो युद्ध है जो छुपकर किया जाता है, सामने अपने विरोधी के सामने नहीं आया जाता है, उसकी पीठ पर वार किया जाता है, छुपकर उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, सही समय देखकर उस पर आक्रमण किया जाता है। जब वो कमजोर स्थिति में होता है तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। ऐसे युद्ध को गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध भी कहते हैं। इसको का प्रयोग शिवाजी ने भी किया था। तो ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से 1967 में ही ये चीजें प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब तक ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के नक्सलवाड़ी नामक
थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही सीमित थी, लेकिन फिर ये धीमे धीमे बढ़ती चली गई और वर्तमान की स्थिति ये है कि ये भारत के 9 राज्यों के 75 जिलों को प्रभावित करती है। 9 राज्यों को 75 जिलों को ये प्रभावित करती है। ऐसी ये विचारधारा नक्सलवाड़ी आंदोलन या नक्सलवाद, ये बहुत सारी, अभी आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा में बहुत सारे पुलिस कर्मियों को मार दिया गया या बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को मार दिया गया। ये वही आंदोलनकारी हैं जिन्हें नक्सलवादी कहते हैं, नक्सलवादी कहते हैं। ये केवल और केवल हिंसा में विश्वास रखते हैं, हिंसा के माध्यम से या कह लीजिए बल प्रयोग के माध्यम से अपनी बात सरकार को सुनाना चाहते हैं। ये उस समय बढ़ रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का, जेपी की समग्र क्रांति का भी सपोर्ट इनको प्राप्त हुआ और ये उस समय फलने फूलने में सफल रहे। संपूर्ण स्थितियां देश में बदलती जा रही थीं। ऐसी स्थितियां हो रही थीं कि सरकार इससे चिंतित हो गई। इस चिंता की स्थिति और अन्य स्थितियों को हम लोग देख लेते हैं। इन सारी समस्याओं के साथ साथ एक समस्या और बड़ी विकट उस समय मौजूद थी जिसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य एक संघर्ष, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वो टकराव और उन स्थितियों में ऐसी परिस्थितियां बनती चली जा रही थी कि जिसका चरम बिंदु बहुत ही खतरनाक रहा। चलिए इन स्थितियों को देख लेते हैं। जब संसद ने कुछ प्रश्न रखे या जनमानस के प्रश्न हुए और न्यायपालिका का उस पर आंसर आया तो बहुत ही खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो गईं। सबसे पहले पूछा गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती कर सकती है? तो न्यायपालिका का इस पर आंसर आया नहीं। संसद किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती हैं। यदि वो कटौती करती हैं तो वो असंवैधानिक होंगी और वो उनका निर्णय गलत होगा जिसे न्यायालय रद्द कर सकता है। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है? यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? अभी हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि राजाओं के प्रीवी पर्स में कटौती, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसी संदर्भ में कुछ और परिवर्तन इंदिरा जी करना चाह रही थी, लेकिन न्यायपालिका इसके लिए तैयार नहीं हुई। और हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, शक्ति और संतुलन का सिद्धांत लागू होता है। आप जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है और उस बंटवारे में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी लागू किया जाता है। इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा गया कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के इन कार्यों का विरोध करती है, इनको निरस्त कर देती है, तो एक संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने कहा कि हम नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने जा रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन सब के बारे में मैंने कक्षा 11 के वीडियो में विस्तार से बताया है। यदि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जाकर कक्षा 11 के वीडियो देख सकते हैं। उनसे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर होता है, क्या स्थितियां होती हैं और किस प्रकार से ये आगे चलते हैं।
तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव किया गया, लेकिन इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष की स्थिति आ गई और न्यायपालिका ने इसे निरस्त कर दिया। जब न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया तो कार्यपालिका पूरी तरीके से झल्ला गई और ऐसी स्थितियों में कुछ तनाव उत्पन्न हो गए और तनाव उत्पन्न होने के पश्चात एक नया वाद सामने आया जिसको आप लोग केशवानंद भारती के विवाद से जानते हैं। केशवानंद भारती का विवाद क्या है? 1973 में केशवानंद भारती के विवाद में बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि मौलिक अधिकार का एक मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ सरकार या कार्यपालिका या विधायिका नहीं कर सकती है। यदि ऐसी छेड़छाड़ होती है तो वो संविधान को परिवर्तित करना माना जाएगा, व्यक्तियों के अधिकारों में उल्लंघन माना जाएगा। यही वो बात था जिसके पश्चात इंदिरा जी पूरी तरीके से परेशान हो गई और उन्होंने इस बाद के पश्चात ही एक समस्या आई कि मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता था, अभी ऐसी अवधारणा थी या ऐसा अभिसमय था या ऐसी परंपरा थी जिसके माध्यम से जो वरिष्ठ होता था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो रहे हैं उसके पश्चात वरीयता क्रम में जो पहले नंबर पर होते थे उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का इतना टकराव हो चुका था कि जैसे ही न्यायाधीश रिटायर हुए, उनका पद खाली हुआ, तब सरकार ने विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए, उनके कार्य को अच्छा बताते हुए और तीन न्यायाधीशों की वरीयता का उल्लंघन करते हुए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। जब एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया तब न्यायपालिका और कार्यपालिका में और कटु संबंध स्थापित हो गए। जो सरकार के लोग थे, जो कार्यपालिका के लोग थे, वो कहने लगे कि नौकरशाही और न्यायपालिका प्रतिबद्ध होनी चाहिए। लेकिन यहां वो आधा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि न्यायपालिका और नौकरशाही प्रतिबद्ध होनी चाहिए सरकार के प्रति। हमारी न्यायपालिका प्रतिबद्ध है संविधान के प्रति, संविधान के अनुसार चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। लेकिन उस समय लोगों का ये मानना था कि न्यायालय को या न्यायाधीश को प्रतिबद्ध होना चाहिए सरकार के प्रति। ऐसी अवधारणाओं के साथ उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया। श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले राजनारायण जी ने एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की और उस याचिका में कहा गया कि इंदिरा जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कर्मचारियों को अपने चुनाव में लगाया और चुनाव में लगाकर उन्होंने जीत प्राप्त की। ये जीत संविधान के हिसाब से गलत है, असंवैधानिक है। इस असंवैधानिकता की स्थिति में इनका चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए और उनके बाद जो दूसरा प्रत्याशी है उसको विजय घोषित कर देना चाहिए। ऐसी स्थितियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव चल ही रहा था। इस टकराहट की स्थिति में जब, यहां याद रखिएगा, एक तो ये राजनारायण जी का नाम आपको याद रखना है कि वो किसकी रिट याचिका थी, दूसरा वो जज कौन थे,
कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जज का नाम बताइए जिसने इंदिरा जी के चुनाव को निरस्त किया था या रद्द किया था। तो याद रखिए कि वो जज थे श्री जगमोहन। श्री जगमोहन ने ये कार्य किया था। तो जब श्री जगमोहन ने देखा कि चुनाव में नौकरशाही का या सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग हुआ है जो कि असंवैधानिक स्थिति है, संविधान के विरुद्ध है, तो उन्होंने 1975 में 24 जून 1975 को तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। 12 जून 1975 को राजनारायण जी की रिट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि श्रीमती गांधी का चुनाव असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री के ही चुनाव को रद्द कर दिया गया और यदि प्रधानमंत्री को अब प्रधानमंत्री पद पर रहना है तो उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव लड़कर पुनः सांसद बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जून के इस निर्णय में 24 जून को स्टे दे दिया। कह दिया कि उच्च न्यायालय के इस निर्णय को रोका जाता है। उनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं की जाती है। श्रीमती गांधी की संसद सदस्यता समाप्त नहीं की जाती है। वो सांसद बनी रहेंगी लेकिन संसदीय कार्यों में भाग नहीं ले पाएंगी। संसदीय कार्यों में भाग नहीं ले पाएंगी। तो इन सारी स्थितियों में और जेपी का आंदोलन लगातार चल ही रहा था। उन सारी स्थितियों से कार्यपालिका पूरी तरीके से परेशान हो गई थी। इस परेशानी की स्थिति में अचानक एक निर्णय लिया गया और वो निर्णय था 25 जून को आपातकाल की घोषणा करना। अब देखिए आपातकाल मैंने आपको बताया है 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या है? आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा है 356 यानी कि राज्य अपनी सरकार न चला पाने की स्थिति में या संविधान के अनुसार अपनी सरकार न चला पाने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक कभी लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 352 के तहत जिसमें कहा गया कि इसमें आंतरिक विद्रोह हो सकता है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो रही है, आंतरिक स्थितियां खराब हो रही हैं, इसलिए भारत में, संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है और चुनाव को 1 वर्ष के लिए टाला जाता है। यही वो स्थिति थी जिन परिस्थितियों में बहुत सारे आंदोलन को दबाया गया, कुचला गया, प्रेस की सेंसरशिप लागू की गई, आंदोलनकारियों को रातों रात जेल में डाल दिया गया। ये बहुत सारी स्थितियां हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। हाँ, यहां आपसे कहना चाहेंगे कि यदि किन्हीं लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।